नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करने वाले मोदी क्या खुद पुतिन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? और जिस तरह रूस में पुतिन ने अपनी मुट्ठी में सारा सिस्टम कर लिया है, क्या इसी तरह से भारत का सारा सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहते हैं मिस्टर मोदी? क्या कॉरपोरेट मीडिया और चुनाव आयोग के बाद देश की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इनके जजों को भी अपने हाथ में लेने का इरादा रखते हैं मोदी? और क्या कांग्रेस और विपक्ष को खत्म करके फिनिश करके मोदी अल्टीमेटली पुतिन बन जाएंगे? या इस देश का मिजाज रूस और चीन जैसा नहीं है? कोई जयप्रकाश नारायण जनता की भीड़ में से, जनता के बीच में से उभरकर मोदी को पुतिन बनने से रोक देगा? अब दोस्तों, 2027 के बाद किसी भी समय वन नेशन वन इलेक्शन, यानी सारे देश में एक साथ सारे चुनाव करा के क्या मोदी इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? अब इस बड़ी खबर पर मैं आ रहा हूं, बहुत सी अंदर की बातें भी आज बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आखिर मैंने क्यों कहा कि मोदी जो है वो पुतिन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लक्षण तो एक जैसे होंगे। पहले देख लेते हैं कि वो कॉमन पॉइंट्स क्या है, वो कॉमन पॉइंट्स पुतिन और मोदी के बीच में क्या है, जिसकी वजह से सवाल सिर्फ मैं नहीं, देश में है, दुनिया में है कि मोदी क्या पुतिन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 1, जो सबसे बड़ी समानता आप कह सकते हैं, दोनों की बैकग्राउंड अगर आप देखें, पुतिन की बैकग्राउंड केजीबी यानी वहाँ की जो खुफिया एजेंसी उसकी नहीं, उसके वो एक टाइम पे सबसे सर्वशक्तिमान थे। और इसकी वजह से पुतिन की जो पकड़ है, जो समझ है, वो सेना पर, वहाँ की सियासत पर, वहाँ की आप कह सकते हैं सुरक्षा नेटवर्क पर बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी उनकी। और इसी तरह मोदी जो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, प्रचारक रहे, बरसों प्रचारक रहे, उनकी पकड़ सियासत पर भी है, समाज पर भी है, संस्कृति पर भी है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी को वो बिलोंग करते हैं जिसका काडर पूरे देश भर में। पॉइंट नंबर 2, पुतिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने, सबसे पहले उन्होंने रूस की जो मीडिया थी, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ के न्यूज़ चैनल, वहाँ के अखबार, वहाँ की मैगजीन्स, वहाँ की सोशल मीडिया, सारी की सारी मीडिया अपने हाथ में ले ली। पूरा नैरेटिव उन्होंने ही सेट किया और एक कल्ट फिगर बनते चले गए। मोदी जी भी अगर आप देखें, जैसे ही प्रधानमंत्री बने, देश के सारे चैनल उनकी गोद में जाके बैठ के, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। तो क्या अखबार, क्या चैनल, सब कुछ मोदी के कंट्रोल में है। देश का जो नैरेटिव है मोदी के कंट्रोल में, और मोदी भी एक तरह के कल्ट फिगर हैं। पॉइंट नंबर 3, पुतिन और मोदी में जो आप कह सकते हैं जो उनका पॉलिटिकल स्टैंस है, वो ये है कि विदेश नीति अगर आप देखें तो दोनों ही अपने को राष्ट्रवादी बताते हैं और दुनिया में एक असरदार छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। और मोदी ने बार बार ये जो विश्व गुरु का नारा दिया, एक कल्ट डेवलप किया पुतिन की तरह, एक स्ट्रांग लीडर अपने को प्रोजेक्ट किया, भले ही उनकी स्थिति बीजेपी में जैसी हो, आरएसएस में जैसी हो। पॉइंट नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, चर्चा भी इसकी होती है। पुतिन ने जब वो राष्ट्रपति बने तो पूरे अपोजिशन को क्रश कर दिया। आप कह सकते हैं जो भी उनका प्रतिद्वंदी था राजनीतिक तौर पे, स्तर पे, सबको या तो जेल भेजा या मुल्क के बाहर भेज दिया। कहीं ना कहीं सबका हिसाब कर दिया। मोदी ने सबका हिसाब तो नहीं किया, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो लक्षण दिखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री जो थे, केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, इनको जेल भेजा। आप कह सकते हैं कि चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो या फिर कांग्रेस में सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मुकदमे सब पे किए और बहुतों को जेल भेजा। हालांकि टास्क अभी इनकम्प्लीट है। एक और पॉइंट, और ये भी बहुत अहम पॉइंट है, जिस तरह से पुतिन ने रूस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उनको अपने हाथ में रखा और आप कह सकते हैं उनको अपना चेला बनाया, जिसे ओलिगार्ची कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार कॉरपोरेट के साथ, कुछ कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में काम करने लगी। कुछ इसी तरह की हमें तस्वीर, जब मोदी और अडानी का जिक्र होता है या मोदी और अंबानी का जिक्र होता है, तो वो छवि दिखती। कॉरपोरेट, एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट का मोदी जी के हाथ में है और उन्हीं को आधे से ज़्यादा मीडिया भी सौंप रखी है। अब दोस्तों, कई कॉमन पॉइंट्स हैं, लक्षण एक जैसे दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन अभी भी पुतिन और मोदी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो मोदी के हाथ में पूरी तरह से अब तक नहीं आई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, पुतिन
अपने देश में सारे बड़े जज वही अपॉइंट करते हैं। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जुडिशरी प्यूतिन के हाथ में। जिस जज को चाहा रख दिया, जिस जज को चाहा हटा दिया। मोदी जी के साथ ऐसी चीज़ नहीं। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं और अब वो कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज चुनते हैं, उस सिस्टम को ख़त्म करके मोदी जी NJAC लाना चाहते हैं, यानी सरकार का दखल बढ़ाना चाहते हैं, जुडिशरी को हाथ में लेने के। देखें कब तक कामयाब होते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्यूतिन साहब जो हैं वो, उनकी जो संसद है, जिसे ड्यूमा कहते हैं, संसद के प्रति प्यूतिन उत्तरदायी नहीं। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट है रशिया में, उसको अपॉइंट वो करते हैं, उसको शपथ वही दिलाते हैं, लेकिन उत्तरदायी नहीं। उत्तरदायी वहाँ का प्रधानमंत्री। मोदी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं मोदी जी, कुल मिलाकर मोदी और उनकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही है। और पॉइंट नंबर 3, प्यूतिन ने अपने हिसाब से वहाँ कानून बना रखे हैं और हालत ये है कि प्यूतिन चाहें तो जो संसद में कानून बन रहा है, ड्यूमा में कानून बन रहा है, उसको खारिज कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति प्यूतिन की मर्जी हुई कि कोई नए तरह का लॉ आना चाहिए, नए तरह का कानून आना चाहिए, तो प्रेसिडेंट प्यूतिन अपने हाथ से कानून बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं और उसको लागू करवा सकते हैं। अब मोदी जी तो खैर, जब तक 2/3 बहुमत ना हो संसद में, तो बहुत से कानून पास ही नहीं हो सकते। मोदी जी को डिपेंड रहना पड़ता है। मोदी जी अभी भी बैसाखियों पर है, बहुमत में भी नहीं है। तो जहाँ तक कानून बनाने की बात है, जहाँ तक संसद को चलाने की बात है, मोदी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, बल्कि पहले से ज़्यादा कमज़ोर हुई। वो अल्पमत में नायडू और नीतीश के रहमो करम पर है, बैसाखियों पर है। और एक और पॉइंट, प्यूतिन साहब ने ऐसा कानून बनाया, ऐसा कानून बदला कि अब उनका कार्यकाल, अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहें तो 2036 तक, जब तक उनकी सेहत ठीक है, 2036 तक प्यूतिन को राष्ट्रपति के पद से कोई हटा नहीं सकता। मतलब तबीयत ठीक रहनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए बस। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं। मोदी जी को तो 2029 में ही अभी चुनाव लड़ना। अब 2029 का चुनाव जीतते हैं तो फिर हो सकता है ऐसा कोई कानून आए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई प्यूतिन की राह पर मोदी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस राह में जो रोड़े हैं, जो मैंने आपको बताए, जो कांटे हैं, जो मैंने आपको गिनाए, इन कांटों को हटाने की कोशिश करेंगे मोदी? यानी जो कसर रह गई उसको पूरी करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी तो उनका 2029 तक कार्यकाल है। क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं? और एक प्यूतिन के तौर पे एक बड़ा, आप कह सकते हैं सर्वशक्तिमान नेता, जिसको हटाना ही गद्दी से मुश्किल हो, ऐसे नेता के रूप में हम मोदी को देखेंगे आने वाले बरसों में? या फिर ये राह आसान नहीं है? कई मोर्चों पर मोदी का विरोध है, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, संसद के भीतर, संसद के बाहर। मुश्किल होगा और कोई नायक इमर्ज करेगा जो चैलेंज देगा अल्टीमेटली। अगर इंदिरा गांधी, जो इमरजेंसी में, जिनके हाथ में सारा देश था, अगर वहां भी कोई जयप्रकाश नारायण चैलेंज कर सकता है, यहां भी कोई चैलेंजर सामने आएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। अब मुझे लगा एक ऐसे शख्स को बुलाऊं जो जयप्रकाश नारायण को भी जानता हो, जो प्यूतिन से भी मिला हो, जो मोदी को भी देख रहा हो, जिसके पास 50-55 साल का तजुर्बा हो और जो बेखौफ बोलता हो, निष्पक्ष बोलता हो। अब ऐसा आदमी ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश करी। और उन साहब को आप जानते भी हैं, वो आते भी रहते हैं आप इसी चैनल पर। श्रवण कुमार गर्ग, मोदी को गुजरात में देखा, मोदी को दिल्ली में देखा, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे। 2009 में प्यूतिन से मिले वो रशिया में, फिर 2013 में भी गए। सारी स्थितियों को जानते हैं और बहुत ही निष्पक्ष बोलते हैं। सुनिएगा उनको, सुनिएगा। उस कूल माइंड को समझने की कोशिश की श्रवण गर्ग के, और उनके लफ्ज़ों पे गौर करिएगा। कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागेगी। गर्ग साहब, आप प्यूतिन को भी फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी को भी फॉलो कर रहे हैं और काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी धीरे धीरे अब प्यूतिन की राह पे चल रहे हैं, और प्यूतिन जिस तरह के तानाशाह हैं, आने वाले समय में अगर चीजें अनुकूल जाती हैं मोदी की राजनीति की और मोदी के ग्रह ठीक रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोदी भी अब प्यूतिन बनने वाले? 2 बार रूस जाने का मौका मिला। एक बार 2009 में गया मैं, वहाँ ब्रिक्स की जो पहली समिट थी उसमें गया था। वो मॉस्को में नहीं हुई थी, वो ये कैटरिनबर्ग में हुई थी।
मेदवेदेव उस समय राष्ट्रपति थे। फिर 2013 में मैं मनमोहन सिंह जी के साथ रूस गया, तो वो इंडो यूएस समिट थी और उस समय पुतिन कमान में थे, तो क्रेमलिन भी उनके साथ प्रेस डेलीगेशन में जाने का मौका मिला। रूस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर भारत की राजनीति को या दुनिया की राजनीति को आप फॉलो करते हैं, रूस को फॉलो करना जरूरी है। तो रूस के बारे में थोड़ी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है, अध्ययन भी है, और वहाँ देखा भी है, रूस को भी देखा है, और पूरी जो सिस्टम है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश की है। मोदी जी एक असुरक्षित व्यक्ति हो गए हैं 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद से, और उनको लगता है कि वो जनता की का जो समर्थन था, सहानुभूति थी, वो कम हो रही है उनके प्रति। तो ऐसे में दो चीजें हुई हैं जो हमको समझना चाहिए। एक तो इलेक्शन का धक्का लगा, और दूसरा ये जो ट्रंप ने धक्का दिया, वो ट्रंप ने बहुत नुकसान किया हमारे प्रजातंत्र का, कि मोदी जी को रूस की तरफ धकेलने का में मदद की। मोदी जी जाना चाहते हैं मैं नहीं कहूँगा, या जाएंगे ये भी मैं अभी नहीं कहूँगा। वो पुतिन बनना चाहते हैं ये भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पुतिन बनना भी मुश्किल है और भारत को रूस की तरह ट्रीट करना भी मुश्किल है, क्योंकि भारत जमीन के लिहाज से रूस बड़ा हो सकता है, पर आबादी और तमाम चीज़ों के लिहाज से भारत जितनी विविधता वाला है, वो रूस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रूस में कोई संविधान नहीं है, रूस में एक व्यक्ति का शासन है। पुतिन 36 तक बने रहेंगे, उन्होंने जिस तरह का संविधान का संशोधन किया है। वहाँ कोई विपक्ष नहीं है, वहाँ विपक्षी दल नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं होते। न्यायपालिका में सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट करती है, जो रूस की सरकार करती है। एक तरह की तानाशाही है वहाँ पूरी की पूरी रूस में। अब आपका ये जो कहना है, ये और भी लोगों का कहना हो सकता है पुतिन की यात्रा के बाद से, कि क्या मोदी जी भी वही कर रहे हैं। देखिए, इसमें मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी अगर खुद चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निकली है, जिस तरह की डेमोक्रेसी से, वो नहीं करने देगी। संघ जो है विचारधारा के लिहाज से, जिस तरह की विचारधारा रूस की है या साम्यवादी देशों की है, और भारत की है या संघ की है, वो नहीं करने देगा। हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ही विजिलेंट है। मतलब अगर आप देखें कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 20 सीटों का फर्क रहा, 220 और 240, तो बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है। और अपोजिशन भी अलग अलग राज्यों में जिस तरह का है, वो इस तरह की चीजें होने नहीं देगा। तो ये सही है, वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए कहिए, या जो आरोपित वोट चोरी है जी। उसके जरिए कहिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए कहिए, जी। तमाम चीजों के जरिए कहिए, वो मोदी जी सत्ता में पकड़ अपनी बनाना चाहते हैं। जी। मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। और लेकिन लेकिन आपको लगता है गर्ग साहब कि जिस तरह से कांग्रेस के पीछे मोदी पड़ गए हैं, और अभी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस टूटेगी, फ्रेश मुकदमा किया है दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस को निपटा दिया, मान लीजिए अगर कांग्रेस को निपटा दिया, तो फिर तो कोई विपक्ष बचता नहीं, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, और बाकी जो पार्टियां छोटी छोटी अपने सूबों की पार्टी हैं, ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित है, स्टालिन तमिलनाडु तक है, या अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश के, आगे कहीं कुछ है नहीं उनका। क्या अगर मोदी जी ने कांग्रेस को खत्म किया या कमजोर कर दिया और भी ज्यादा, तो क्या वो एक तानाशाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और इसीलिए वो कांग्रेस के पीछे लगे? मोदी जी कांग्रेस को अगर खत्म करेंगे, दो चीजें होंगी। कांग्रेस खत्म नहीं हो पाएगी, पहली चीज, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है और ना सोनिया गांधी है। कांग्रेस बहुत अलग चीज है, पहली चीज है।
दूसरा ये कि अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, जी तो अराजकता फैल जाएगी, राजनीतिक अराजकता फैल जाएगी। अभी मोदी जी के पास बात करने को एक नेता है जो डेमोक्रेसी में यकीन करता है, नॉन वायलेंस में यकीन करता है, फोकल पॉइंट है बातचीत का। आप राहुल गांधी को और कांग्रेस को हटा दीजिए केंद्र में से, पॉलिटिकल एनार्की हो जाएगी। फिर उसके बाद मोदी जी को ममता से निपटना पड़ेगा, मोदी जी को स्टालिन से निपटना पड़ेगा, मोदी जी को विजयन से निपटना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से निपटना पड़ेगा। तो ये बड़ा खतरनाक होगा कि एक इस तरह की व्यवस्था हो जाए जिसमें केंद्रीय स्तर पर कोई पार्टी ही नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर कोई पार्टी नहीं है। रिकॉग्निशन अगर होए तो बीएसपी को भी रिकॉग्निशन है मान लीजिए, या आम आदमी पार्टी को भी ऑल इंडिया पार्टी का दर्जा है, उससे कुछ नहीं होता है। वो अखिल भारतीयता जो है केवल दो पार्टियों के पास है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास। तो इसलिए कांग्रेस को समाप्त करके मोदी जी अपना ही नुकसान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे। इसलिए ये हमको, और दूसरा ये कि राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जी जिस तरह की है, जिस तरह का विकास हुआ है कांग्रेस का, वो कांग्रेस बहुत अलग है। निपटना पड़ेगा इनको अलग अलग कांग्रेस से। जी रेवंत रेड्डी से निपटना पड़ेगा तेलंगाना में, डीके शिव कुमार डी के से शिव और सिद्धारमैया से कर्नाटक में निपटना पड़ेगा। कांग्रेस है ही कहाँ, तीन राज्यों के अलावा कहाँ है कांग्रेस? तो हिमाचल में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक। कर्नाटक में। तो इसलिए अब तो एक ऐसा सिस्टम देश में हो गया है। और जी बंगाल में ममता को अगर ये परास्त कर देते हैं किसी भी तरह से, तब हम मानेंगे कि मोदी जी पुतिन हो गए हैं या हो सकते हैं या संभावना है, या जी स्टालिन को कर देंगे तब हम मानेंगे। गर्ग साहब कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को फिनिश करते हैं वेस्ट बंगाल में, स्टालिन को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं तमिलनाडु में उनकी सत्ता को, तो लगेगा कि हाँ भाई पुतिन जैसे लक्षण कुछ है, कहीं पुतिन जैसी कुवत है डिक्टेटर बनने की। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को मोदी जी ने अपने कब्जे में कर लिया, संसद से कानून पास कराया, उसमें कहा कि भाई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष तीन लोग मिलकर इलेक्शन कमिश्नर चुनेंगे, जाहिर तौर पे बहुमत मोदी जी के पास है, जिसको चाहते हैं रख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के ही आदमी थे। इलेक्शन कमीशन के बाद क्या अब उनकी नजर जुडिशरी पर है? और ये जो एनजीएसी लेके आने हैं, जिसके लिए जो नए चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कोलेजियम सिस्टम की जगह इस सिस्टम को देखेंगे, हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। क्या अगर जजों की नियुक्ति में, उनके ट्रांसफर में सरकार का दखल हो जाए तो मोदी जी एक कदम और नजदीक होंगे डिक्टेटर बनने के? देखिए, जुडिशरी में जिस दिन से मोदी जी आए हैं उस दिन से उनका दखल है। वो अपने लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग अपॉइंट किए भी जा रहे हैं, जो वैचारिक रूप से, अगर आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद जो जजेस हैं वो किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह के पद ले रहे हैं, या सेवा में होते हुए अगर सेवानिवृत्ति लेके चुनाव लड़ रहे हैं। तो जुडिशरी में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा के हैं और वो करना भी चाहते हैं। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी वो रिवाइव करना चाहते हैं, जो कि एक बार पूरी पूरी तरह खारिज किया जा चुका है कानूनी तौर पर। अब ये जो बात चली है चीफ जस्टिस के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कॉलेजियम सिस्टम फेल हो गया है और अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाना है, उसमें पार्लियामेंट की जरूरत तो लगेगी ना। वो अपनी मर्जी से तो अपॉइंट कर नहीं पाएंगे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त कर रहे। जी पार्लियामेंट में क्या उसका समर्थन मिलेगा क्या, या पूरी जुडिशरी समर्थन देगी क्या? इतनी जल्दी चीजें खत्म नहीं होंगी। और बहुत बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ सिस्टम में। अंग्रेजों के जमाने में भी हम लोग क्या करते थे कि बहुत सारे लोग अंग्रेजों से मिले हुए हैं, अंग्रेजों को कायम रखना चाहते हैं, तमाम चीजें हैं। पर हमारे यहाँ हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कोई नायक निकल के आ जाता है। मैं ऐसा कोई नायक मानता हूँ निकल के कि आता है। जी कोई नायक आएगा निकल के, नायक हैं अभी, और नायक सामने नहीं आए हैं, और क्राइसिस में हमारे यहाँ नायक भी आते हैं।
मोदी जी जी कोई अंतिम तानाशाह नहीं होंगे और पहले तानाशाह नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए दो लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी में किसी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये दो लोग, इनको ही अगर हम मानते हैं कि यही देश है, तो फिर तो बहुत निराशा का मामला है। ये देश नहीं है। इसलिए अब ये कुछ कर रहे हैं, करने दीजिए इनको। तो लोग भी कुछ कर रहे हैं, जनता भी कुछ कर रही है, और जितना ज्यादा जी ये इस तरह का करेंगे उतनी ज्यादा जनता इनसे डरने लगेगी। तो इसलिए जनता का समर्थन खोएंगे। तो इसलिए जी। हम बिहार से बहुत डर गए शायद कि बिहार में ऐसा हो गया तो पूरे देश में हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, काफ़ी आशावादी दिखते हैं श्रवण गर्ग। जयप्रकाश नारायण के साथ रहे और आपने जिक्र किया कि भाई कोई ना कोई नायक इमर्ज होगा, कोई ना कोई हीरो इमर्ज होगा। जैसे दिल्ली में एक टाइम केजरीवाल इमर्ज हुए थे, अब वो नायक पूरी तरह नहीं बन पाए, ये उनका दुर्भाग्य के लिए, ये समय का फेर कहिए, लेकिन नायक उभरते रहते हैं। चाहे कोई तेलंगाना में केसीआर उभर के आ जाए, फिर कोई जगन मोहन उभर के आ जाए, या कोई शिबू सोरेन उभर के आ जाए, या ममता बनर्जी उभर के आ जाए, ऐसे समय समय पर क्षेत्रीय दल में भी हमने उभरते हुए देखा है, और राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण उनको भी उभरते हुए देखा है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी के वर्चस्व को, उस तानाशाही को, इमरजेंसी को एक जयप्रकाश नारायण ने कहीं ना कहीं नेस्ता नबूद खत्म किया उस दौर को, क्या ऐसा कोई जयप्रकाश फिर से उभर के सामने आएगा इस 140 करोड़ के हिंदुस्तान में? क्यों नहीं आएगा? आ रहे हैं जयप्रकाश, आ रहे हैं, और हैं जयप्रकाश, बहुत सारे जयप्रकाश हैं। बीजेपी में से ही निकलेंगे, क्योंकि ओह। जयप्रकाश निकलेंगे। तो इसलिए मोदी जी जो डरते हैं वो किस चीज से डरते हैं? अपोजिशन से नहीं डरते हैं। उनको डर बीजेपी का भी है। हम समझ रहे हैं कि राहुल गांधी उनको डरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी को बीजेपी भी डरा रही है। बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। संघ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मोदी जी अगर पुतिन बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे? संघ की पूरी तरह जरूरत को ही खत्म कर देंगे। वो क्या करेंगे? संघ को बना के रखेंगे क्या? भागवत को बोलने देंगे क्या? इसलिए आप गडकरी को क्या बोलने मानते देंगे? हैं? गडकरी को योगी बोलने को बोलने देंगे। देंगे? और आप रूस में किसको मानते हैं? पुतिन के बाद किसी नेता को देखते हैं क्या? तो बीजेपी में हम बीजेपी को लेकर इतने निराश नहीं होना चाहते। बीजेपी में बहुत बहुत शानदार लोग हैं, नेता हैं, संघ में हैं। तो इसलिए मोदी जी जो डरते हैं वो संघ से भी डरते हैं, बीजेपी से भी डरते हैं, और अपोजिशन से भी डरते हैं। वो सबसे नहीं लड़ पाएंगे, ये मेरा कहना है। जी। वो जनता तो एक बड़ी उनके बात, साथ है एक, ही नहीं। जी जी, जनता कहाँ एक है? बड़ी बात, जी। एक बड़ी बात गर्ग साहब ने की। उन्होंने कहा कि देखिए, पुतिन किसी बीजेपी जैसी पार्टी से इमर्ज नहीं हुए थे, वो केजीबी में काम करते थे। और एग्जैक्टली। बोरिस येल्सिन जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, जैसे अजीत डोवाल की भूमिका में आप कह सकते हैं कि वो पुतिन साहब थे। और जब येल्सिन ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। यानी पुतिन के पास सामने कोई बीजेपी नहीं थी, कोई आरएसएस नहीं थी। मोदी के सामने अपोजिशन भी है, बीजेपी के अंदर का विरोध भी है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो, योगी हो। ऐसे बहुत से नेता हैं जिसमें राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद से लेकर आप शाहनवाज हुसैन तक गिन सकते हैं। एक बड़ा प्रखर विरोध बीजेपी के भीतर है, आरएसएस के भीतर है, और कहीं ना कहीं तीन तरफ के चैलेंज उनके सामने। कांग्रेस को खत्म करना होगा, बीजेपी को पूरी तरह से आप कह सकते हैं रीडिफाइन करना होगा, आरएसएस को भी खत्म करना होगा, तब जाके ये रास्ता क्लियर होगा। क्या आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ हर जगह चुनाव कराओ, और मोदी जी लगातार इस पर लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम, जो आप कह सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति की टीम है और अमित शाह, ये लोग लगे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। क्या 2027 2028 तक इसको लागू कर दिया जाएगा? मोदी जी बुरी का ये तरह सपना हारेंगे, है। बुरी तरह हारेंगे ये देश में, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन करने दीजिए आप। उससे क्या होता है? लोग भी, हमको लोगों पर यकीन होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पूर्व राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, वो पूर्व राष्ट्रपति की क्या मतलब, आप क्या समझते हैं उनकी क्या? उनको आपने देखा क्या कि किसी राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाया हो, या और तमाम जगह उनको महत्व दिया गया हो? ये लोग
जो हैं, जो पूर्व हो गए हैं, वो उनको कोई ना कोई चीजें चाहिए, पद चाहिए। ये आज सत्ता बदल जाए तो सब लोग पूरे के पूरे पाले बदल लेंगे, तो इसलिए इन लोगों की कोई मैं उस तरह की डेमोक्रेटिक यूटिलिटी नहीं मानता हूँ। ये तो जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, तो इसलिए जी और इनकी कोई देश में बहुत फॉलोइंग है या उस तरह का लोग मानते हैं इनके कहे को, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जी। हम थोड़े से क्या होता है कि जो एक कुछ घटना होती है और डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना नहीं होना चाहिए, चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। चलिए, एक क्योंकि अंतिम सवाल गर्ग साहब है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतना राह आसान नहीं है पुतिन बनने का, लेकिन जिस तरह से मोदी ने अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट्स को उठाया और सारा कॉरपोरेट पावर अपने हाथ में लिया, फिर सारी मीडिया को अपने हाथ, सारे चैनल अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद इलेक्शन मशीनरी को अपने हाथ में ले लिया, कानून बदलवा दिया। अब जुडिशरी को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपोजिशन को जेल भेज रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ जो पुतिन कर रहे थे या कोई तानाशाह करता है, वो हमने करते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात, अ, जो कल्ट उन्होंने डेवलप किया, अपनी पर्सनालिटी को एक कल्ट बनाया, जैसे नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं, या किम जोंग को देखते हैं, या फिर हम पुतिन को देख रहे हैं, एक कल्ट डेवलप कर रहे हैं। हर जगह मोदी ही मोदी है, घर घर मोदी है। क्या ये सारे जो लक्षण थे, वो लक्षण आपको लगता है, भले ही बन ना पाए, लेकिन तानाशाह वाले हाँ, लक्षण तो है? आप पुतिन को क्यों देख रहे हैं? आप ट्रंप को देखिए, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, एक एक को टारगेट कर रहे हैं। लॉ फर्म जो विपक्ष के साथ थी या जिन्होंने उनको उनके खिलाफ मुकदमे लड़े, उनको खत्म कर रहे हैं। जिन्होंने फाइनेंस किया विपक्ष को, उनको खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अपोजिशन को कर रहे हैं, जी। मुस्लिमों को कर रहे हैं। कई देशों को उन्होंने डिबार कर दिया अपने देश में प्रवेश करने से। क्रॉनी कैपिटलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक ट्रंप हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे अ, अपने आसपास जी। सिर्फ पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया है। उनके डोनर्स उनसे खुश हैं। जुडिशरी को पूरी तरह उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं ट्रंप। तो हम अगर कल तुलना करें तो हम ये कहेंगे कि ट्रंप भी पुतिन ही है। तो तो इसलिए मोदी भी पुतिन है? मोदी जी भी पुतिन। ये देखिए, पर फर्क क्या है? जनता का फर्क है। अमेरिकी जनता अलग है, भारत की जनता अलग है। इसलिए जो रूस की जनता इतने सालों से हम देख रहे हैं, मैंने आपको जैसा कहा 2009 से मैं गया था पहली बार में, तब मैंने उस जगह को देखा। फिर मैं 2013 में गया, उसको देखा, मॉस्को गए मास्को। आप? जी। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है हम लोगों के, जन हमारी संस्कृति में, हमारे मिजाज में। देश जी। में। और आज पुतिन कह रहे हैं कि 10 लाख भारतीयों को जॉब देना चाहते हैं। आप बताइएगा कि अगर 10,000 भी जाना चाहेंगे क्या वहां? और आ, आ, अगर ट्रंप कहें कि मैं 1 लाख लोगों को देना चाहता हूं, तो 1 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। ये फर्क है। तो फर्क है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा, मैं हालांकि ठीक, आशावादी रहना चाहिए। मैं तो हूँ ना, अपनी इस उम्र के पड़ाव पर भी बहुत आशावादी हूँ देश के बारे में। चलिए, बड़ी बहुत बात आशा कही, रखता बड़ी बात गर्ग साहब ने कही। मॉस्को 2009 में रशिया गए, फिर 2013 में गए, पुतिन को बहुत करीब से देखा। गुजरात में संपादक थे एक बड़े संस्थान में, मीडिया संस्थान में। अमित शाह की वर्किंग देखी, मोदी की वर्किंग देखी, दिल्ली में रहे, मोदी को करीब से देखा है। इनका ये कहना है, अमेरिका भी गए, ट्रंप पर भी स्टडी है, इनका ये कहना है कि देखिए लक्षण तो हैं मोदी जी में, लक्षण वो सारे हैं जो एक तानाशाह में होते हैं, लेकिन जो लक्षण पुतिन में है, जो मोदी में, वो लक्षण तो फिर ट्रंप में भी हैं। और आजकल जो डेमोक्रेट डिक्टेटर होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही, 55 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत से हमारे ऑडियंस पैदा नहीं होंगे तब से पत्रकारिता कर रहे हैं श्रवण गर्ग साहब। इनका ये कहना है, बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि कोई ना कोई नायक यहाँ पैदा होता है जो राजनीति के खलनायक को लगाम कसता है। चाहे जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर लगाम कसी हो, आज के दौर में भी कोई नायक पैदा होगा। 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, मिजाज इसका एकदम अलग है। थोड़ी सी उम्मीद रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने लोगों पर। कोई यहाँ तानाशाह बनने वाला है नहीं, और अगर बनेंगे मोदी तो सबसे पहले उनको बीजेपी में से भिड़ना पड़ेगा, उनको संघ से भिड़ना पड़ेगा। वहां भी ऐसे कई लोग हैं बीजेपी में जो इतने बुरे नहीं, शायद इनका इशारा
गडकरी की तरफ हो सकता है, और लोगों की तरफ, राजनाथ की तरफ हो सकता है। मोदी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, लक्षण भले ही हो, सिम्टम्स भले ही हो। गर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, खुलकर बातचीत हुई, और आप जैसा तजुर्बा, आप जैसी परख, आप मुझे लगता है कि ऑडियंस आज सुनकर उनको कहीं ना कहीं एक राह मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच।